अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम होम्योपैथिक क्योर्स के साथ मैं हूं सुहेल ताज। आपने सुना होगा अक्सर कि हम किसी अपने से मिलने जाते हैं, किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हैं और हमारे घर पहुंचने से पहले ख़बर आती है कि वो इंतकाल कर गए, हमसे बिछड़ गए। या इस तरह की कुछ ख़तरनाक बीमारियां हैं जिसमें आप फॉलिज कह लें, आप उसमें हार्ट अटैक कह लें, जो कि अचानक से मौत का बायस बन जाते हैं। इन 2-3 तरह की जो ये सख्त किस्म की बीमारियां हैं, इनकी एक ही वजह है और वो है आपकी लिपिड प्रोफाइल। इस लिपिड प्रोफाइल क्या होती है, ये हमें मौत तक कैसे लेके जाती है और होम्योपैथिक में इसका इलाज कैसे मुमकिन है, बात करेंगे डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी साहब से। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और आज एक बड़ा हसीन जगह आप हमें लेके आए हैं पीर सुहावा में, जहाँ पे बड़ी अच्छी हवा चल रही है और कुछ देर पहले यहाँ पे बारिश हुई है। यहाँ पे हम सेहत की बात करेंगे तो यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं और फिर हमें लिपिड प्रोफाइल के बारे में भी बताइए। बहुत शुक्रिया जनाब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका एसोसिएटेड एपीपी का कि उन्होंने एक बहुत अहम इशू पे अवेयरनेस देने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया। नो डाउट कि मौजूदा दौर में हर चीज़ में बड़ी अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है और कोई भी अचानक ख़बर कहीं से कुछ भी गैर मुतवक्को नहीं होती। इंसानी ज़िंदगी में सेहत की बेइंतहा अहमियत है और हर ज़ी-शऊर इंसान जो है वो अपनी सेहत के बारे में हसास है, बदफ़िक्र है, होना भी चाहिए। शायर लोग कहते हैं मोहब्बत ज़िंदगी है। मेडिकल में कहा जाता है कि ब्लड इज़ लाइफ, खून ज़िंदगी है। हमारी जिस्म में जो ब्लड स्ट्रीम है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बॉडी सेल्स में, हार्मोन्स में बहुत अहम रोल प्ले करता है और इवन अगर ये कहा जाए कि ये बॉडी सेल्स के फंक्शन में फ्यूल का काम करता है तो ये गलत नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल का बड़ा अहम रोल है इंसान को सेहतमंद रखने में, लेकिन साथ ये भी मशहूर है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह है। कोलेस्ट्रॉल या फैट्स ये एक वैक्स टाइप, मोमी टाइप लेसदार मादा होता है जो कि लिपिड्स में मौजूद होता है, बॉडी सेल्स में मौजूद होता है। ये खून में जज़ब नहीं हो सकता। ठीक। ये लिपिड्स के थ्रू बॉडी सेल्स के अंदर और बॉडी सेल से बाहर इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है और कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती को हाइपर लिपिडीमिया या हाइपर कोलेस्ट्रेमिया भी कहा जाता है। सर, अगर हम अपने सुनने वालों के लिए इसको थोड़ा सा और आसान करें और हम ये देखें कि लिपिड प्रोफाइल को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसमें LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह शामिल हैं। तो जब लिपिड प्रोफाइल को हम स्टडी करते हैं तो ये मतलब कोलेस्ट्रॉल की 4 इकसाम हैं, लिपिड प्रोफाइल के 4 हिस्से हैं, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल की मुख्तलिफ़ चीज़ें, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ़ नाम हैं। इसको कैसे समझा जाएगा? देखें, ये कोलेस्ट्रॉल के ही 3 मेजर पार्ट्स हैं, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी HDL कहते हैं और लिपिड प्रोफाइल और ट्राइग्लिसराइड। हाई डेंसिटी को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है और LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर जो है, जिगर जो है, 70% तो वो तकरीबन वो मैन्युफैक्चर करता है और 30% के करीब जो है वो हम जो फूड इस्तेमाल करते हैं, जो खुराक इस्तेमाल करते हैं,
उससे बनता है। और कोलेस्ट्रॉल जो है ये उस वक्त ख़तरनाक रोल प्ले करता है जब ये लिमिट से ज़्यादा हो जाए और आर्टरीज शरेयानें जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं, जो शरेयानें खून को ब्लड सप्लाई करते हैं उनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। जो शरेयानें दिमाग या ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं उन्हें हम कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं। जो शरेयानें एक्सट्रीमिटीज़ को ब्लड सप्लाई करते हैं उन्हें हम पेरिफेरल आर्टरीज कहते हैं। होता यूँ है कि ये शरेयानें जब ब्लड सप्लाई करती हैं, ब्लड मीन्स ऑक्सीजन, ब्लड मीन न्यूट्रिशन, यानी हर चीज़ जो सोर्स हेल्थ मुहैया करती हैं हार्ट को। इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट्स या चिकनाई डिपॉज़िट होनी शुरू हो जाए ज़्यादा होने की वजह से, तो शरेयानें अंदर से तंग होना शुरू हो जाती हैं। ये डिपॉज़िट होते होते ये प्लेग की शक्ल अख्तियार कर लेता है और वो आर्टरीज क्लॉग्ड होके आर्टरीज जो है वो फिर उसमें तंगी हो जाती है और ब्लड सप्लाई जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ब्लड की सप्लाई कम होने का मतलब ये है कि हार्ट को नरिशमेंट के लिए सही चीज़ ब्लड नहीं मिल रहा। ठीक है। उसके नतीजे में वो जो प्लेग बनते हैं आर्टरीज के अंदर, अब होता यूँ है कि उसके साथ दीगर प्लेग के साथ डिपॉजिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं और वो यानी क्रस्ट की शक्ल अंदर अख्तियार कर लेता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पानी का पाइप हो और उसके अंदर कोई चीज़ ब्लॉक कर दी जाए। हार्ट वाल्व के अंदर जो है ना वो डिपॉजिट शुरू हो जाता है। फिर होता यूँ है, आपने सुना होगा अक्सर कि अचानक बंदा बैठा हुआ हार्ट अटैक हो गया। अब वो होता यूँ है कि वो क्रस्ट फटता है, बस्ट करता है वो प्लेग जो है। इस कंडीशन को हम आर्थेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है। इस कंडीशन में वो जब प्लेग फटता है तो फटने के बाद वो ब्लड उस आर्टरीज में ब्लड से शामिल होकर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है। ठीक है। वो पूरे तरीके से ब्लड सप्लाई उसको रोक देता है और जिस ब्लड के दिल के हिस्से को सप्लाई हो रही होती है, अगर वो उस हिस्से के ब्लड सप्लाई रुक जाने का मतलब है उस हिस्से के मसल्स टिश्यूज डेड होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज हो जाता है, वो हार्ट अटैक हो जाता है। अगर वो मेजर पोर्शन में हार्ट अटैक की भी 3 किस्म होती हैं, माइल्ड, माइनर, मेजर और मैसिव। अगर मैसिव हो तो फिर तो यानी लाइफ को सेव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मुख्तलिफ आर्टरीज जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं, लेफ़्ट है, राइट है, जो दीगर है, इनमें जिसमें क्लॉट चला जाएगा उस हिस्से को मुतासर करेगा। अच्छा सर, इसमें एक थोड़ा सा सप्लीमेंट्री एक चीज़ ये आती है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या फ़र्क है? कार्डियक अरेस्ट इसी को कहते हैं कि अचानक ब्लड सप्लाई रुक जाना। ठीक है। यही क्रस्ट सामने आके वो जो डिपॉजिट्स होते हैं वो अगर इतने बड़े हों कि उसको शरेयान को बंद कर दें बिल्कुल, तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। हार्ट अटैक होता है कि कोई थोड़े बहुत मसल डैमेज हो, थोड़ा सा डैमेज हो, तो वो रिकवरेबल होता है इन सर्टन स्टेजेस पे। ठीक है। वो बर वक्त हॉस्पिटल पहुंच गए और उसका ट्रीटमेंट हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, होम्योपैथी तो काम करती है सिम्टम्स पे। अगर लिपिड प्रोफाइल में से इन चारों अनासर जिन्हें आपने बयान किया कोई एक भी हाई हो तो क्या सिम्टम्स बॉडी के अंदर आना शुरू होते हैं? सिम्टम्स तो देखें सेम ही हैं। अगर तो पेरिफेरल आर्टरीज में ब्लॉकेज है या उस साइड पे, तो वो ज़ाहिर है कि एक्सट्रीमिटीज़ में नमनेस, उसमें दुखन, दर्द हो जाएगा। अगर ब्रेन की तरफ होगा तो मेमोरी का प्रॉब्लम हो जाएगा। डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम।
ठीक है। और बाद सूरतों में पैरालिसिस फॉलेज भी हो जाता है, ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही कम हो जाए, रुक जाए या कुछ, यानी दिमाग को जब सप्लाई दिमाग रुक को सप्लाई, जाएगी तो जो हिस्सा मुतासर होगा उस हिस्से के वो हिस्से पे इफ़ेक्ट होगा। और अगर ये हार्ट पे जिस तरीके से मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो जितना भी उस पे होगा सिम्टम सामने आएंगे। देखिए पहला इफ़ेक्ट जो होता है आर्टरीज़ के तंग होने का, ब्लड प्रेशर है। ज़ाहिर है कि ब्लड को सप्लाई करने के लिए हार्ट को ज़ोर से पंप करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अगर शरीयानों में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है बाज़ डिजीज़ की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज़, यानी आर्टरीज़ का हार्ड हो जाना। वो किसी वजह से अगर हार्ड हो गई हैं ड्यू टू सर्टन डिजीज़, ड्यू टू सर्टन मेडिसिन, बाज़ हालात में वो हार्ड हो जाती हैं, तो फिर भी ब्लड प्रेशर, यानी मरीज़ को सबसे पहली शिकायत जो होगी वो यही होगी कि ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा, जो प्रोमिनेंट एक इंडिकेशन होगी। इसके अलावा तबीयत में मुख्तलिफ़ तरह की गिरावट, कमज़ोरी, थकावट, मुख्तलिफ़ तरह के सिम्टम्स होम्योपैथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है तो सामने आते हैं। तो उसका सिम्टम के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाए तो होम्योपैथी में बहुत ही शाफी इलाज है इन तमाम सूरत हाल का। बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये तीनों जो जानलेवा अमराज हैं, ब्लड प्रेशर तो साइलेंट किलर है। ब्लड प्रेशर का पता जो है वो मरीज़ को बहुत देर से चलता है, या हम लोग, हमारे मिजाज ऐसे हैं कि हम बड़ा लाइटली लेते हैं उसको। जब तक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए हम लोग करेंगे तो सेल्फ मेडिकेशन करेंगे या अव्वल मेडिकेशन ही नहीं करेंगे। तो ब्लड प्रेशर से स्टार्ट होता है काम। उस वक्त भी अगर सही सिम्टम ले लिए जाए, सही अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए और ब्लॉकेज को बर वक्त रोका जाए, यानी अगर एक और जो मेजर फंक्शन है लिवर का फंक्शन, लिवर का मेन काम फैट्स को डिज़ोल्व करना है, फैट्स को एब्जॉर्व करना है। अगर लिवर फंक्शन सही नहीं है सर, तो लीवर के फंक्शन का पता कैसे चलेगा? LFT के टेस्ट से पता चलेगा LFT के टेस्ट या उसके भी कुछ सिम्टम्स आते हैं जो आपको बयान सिम्टम्स भी करेंगे? आते हैं, सिम्टम्स ठीक भी है। बेतहाशा आते हैं उसमें। लिवर की एबनॉर्मेलिटीज़ या मुख्तलिफ उसकी स्टेजेस के सिम्टम आते हैं, लेकिन LFT लिवर फंक्शन टेस्ट जो है इसका बेस्ट है कि इसका पता चल जाता है। अच्छा सर, मैंने अक्सर सुना है लोग ये कहते हैं कि अगर आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा या आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसका पहला सिम्टम एब्डोमिनल फैट है। होम्योपैथी क्या कहती है? नहीं, पहला सिम्टम तो एब्डोमिनल फैट्स हम नहीं कह सकते, डिपॉजिट ऑफ फैट्स तो कहीं भी हो सकते हैं और ये कहीं भी जिस्म के हिस्से में फैट्स डिपॉजिट हो सकते हैं। लेकिन ये है कि हमारे, मैं समझता हूँ कि दो तीन चीज़ें बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, अगर इनको कंट्रोल किया जाए तो ये एक्सट्रीम पे ये सूरत पैदा नहीं होती। एक तो ये कि स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारी जाए, दूसरा जो एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज। किसी समझदार सियाने बंदे से पूछा गया कि सेहत का राज बताएं, तो उसका एक ही फिक्रे में जवाब था, कीप योर हेड कूल एंड फीट वार्म। वाह, क्या बात है सर। साथ में अज़ान भी शुरू हो गई है, हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अज़ान के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, राइट आफ्टर दिस ब्रेक हम मज़ीद बात करेंगे। जी, डॉक्टर साहब ने नुस्खा आपको बताया, कीप योर हेड कूल एंड कीप योर फीट वार्म। डॉक्टर साहब ये बताइए कि उस जब से आप ये गुफ्तगू कर रहे थे ना, तो मैं उस वक्त से यही सोच रहा हूँ कि मैं कब ये आपसे ये सवाल पूछूं कि कोलेस्ट्रॉल जब हाई हो गया और ये ब्लॉक तो हो गया, शरीयानें आपकी तंग हो गई, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, ECG होती है और उसके बाद वो जो भी ग्राफ्स से उनकी टेस्टिंग वगैरह होती है, उसके बाद वो रेकमेंड करते हैं या बैलूनिंग होती है या आपका स्टंट डाला जाता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है और उससे लोग बड़े घबराते भी हैं।
तो होम्योपैथी क्या करेगी कि ये जो वो ब्लॉकेज है वो डिज़ोल्व हो जाए या वो ख़त्म हो जाए? देखें, होम्योपैथी में माशाल्लाह बहुत सी अच्छी अद्वियात, बेहतरीन अद्वियात है जो फैट को डिज़ोल्व करती हैं, या एक्चुअली ये बेसिकली निज़ाम हज़म यानी स्टोमक, लिवर और इंटेस्टाइन्स, ये तीनों मिलके बहुत अहम रोल प्ले करते हैं सेहत को बरकरार रखने में। अगर ये तीनों जो हैं इनका फंक्शन ठीक हो और साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, ठीक है। तो इंसान, आप देखें, जो भी खाए पिएगा वो उसको इंशाल्लाह डाइजेस्ट होगा। लेकिन मिजाज के मुताबिक, या देखें जिस तरीके से हर शख्स जो है वो उसको हर चीज़ सही तरीके से डिज़ोल्व नहीं, डाइजेस्ट नहीं होती। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों की शिकायत करते हैं, मैं ये खाता हूँ तबीयत ख़राब होती है, ये खाता हूँ तबीयत ख़राब होती है। दिस इज़ एन इंडिकेशन कि कहीं कोई उसके मसला है। निज़ाम हज़म में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, ये स्टंट की स्टेज या सर्जरी की स्टेज या ये स्टेजेस तो बहुत बाईपास बात की की स्टेज। होती हैं। अगर ब्लॉकेज को रोका जाए और ऐसी अद्वियात इस्तेमाल की जाएँ और ऐसी डाइट इस्तेमाल की जाए जो ब्लॉकेज को बढ़ने ना दे, तो देखें, ब्लड जो है इसकी 30% मिकदार की ज़रूरत होती है टोटल बॉडी को। ठीक है। यानी विद 30% ब्लड अल्लाह ताला ने जो 100% आपको दिया है, अगर वो 30% ब्लड भी आपके जिस्म को सप्लाई हो तो आप नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब इंसान लेटा होता है तो 10% ब्लड इस्तेमाल हो रहा होता है। Only जब 10%। वॉक कर रहा होता है तो 20% ब्लड इस्तेमाल कर रहा होता है। जब वो दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है, एक्टिव एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो 30% ब्लड इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है। और हमारे यहाँ चूँकि ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम अपने हेल्थ के बारे में इतने कॉन्शियस हों कि हम अपना टेस्ट वेस्ट कराते रहें, अपने चेकअप कराते रहें, अपने लिपिड प्रोफाइल देखते रहें कि हमारी क्या पोजीशन है, खून कितना गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, लिपिड प्रोफाइल कैसा है। तो हमारे यहाँ अमूमन मरीज़ को उस वक्त पता चलता है जब इसको चलते फिरते हुए सांस चढ़ता है, और ये स्टेज उस वक्त आती है जब आपकी ब्लड सप्लाई 30% से कम हो रही होती है। ठीक है। सांस का फूलना। सांस का फूलना चलते एक्सरसाइज के वक्त, लेबर करते हुए, मेहनत करते हुए, चलते हुए। मेरे ख्याल से जो ईटीटी का टेस्ट करवाते हैं वो भी तो भगा के और मशीन साथ लगा के वो ग्राफ को चेक करते हैं। ईटीटी का मकसद यही होता है ना, एक्सरसाइज टेस्ट होता है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है, और उसमें भी यही सामने आता है, ग्राफ आता है। यानी अगर सांस के फूलने को इजी ना लिया जाए और फौरन से। हाँ, नहीं, इजी नहीं लेना चाहिए। 30% से जब यानी ब्लड सप्लाई कम होती है, जितनी परसेंट कम होती जाती है उतना मरीज़ को एक्सरसाइज चलते फिरते महसूस होता है कि मेरा सांस फूल रहा है, फिर वो डॉक्टर से तवज्जो करता है। ठीक है। अगर बाद लोग उस पर भी ना करें तो फिर वो 70% पे जब आ गए, यानी 20% पे आ गए, फिर उनको महसूस होता है। अच्छा, होम्योपैथी को अल्टरनेटिव तरीका इलाज लिया जाएगा यहाँ पे या मेजर लिया जाएगा? आप कहाँ पे देखते हैं मरीज़ किस स्टेज पे आपके पास आए तो वो आप उसको बेहतर कर लेंगे? देखें, मैं होम्योपैथी तो इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं ना करती। मैं बिलीव मीन्स के इस चीज़ की मोहताज नहीं है कि पहले बंदा ईटीटी, ईसीजी या एंजियोग्राफी वगैरह करा के आए तो फिर मैं दवाई शुरू करूँगा। अच्छा। होम्योपैथी में तो जैसे ही बंदा थोड़े सी भी सिम्टम महसूस करता है तो उसका उसी वक्त से ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ठीक है। होम्योपैथी में बहुत सी अद्वियात हैं जो कि हर स्टेज के लिए, इनिशियल स्टेज पे अगर देखें, अल्लाह ताला ने तो हर मर्ज़ का इलाज शफा दी के लिए है,
हर मर्ज़ शफा बख्श है, बशर्ते कि एक इंसान को एहसास हो, पता चले, समझ बूझ हो और उसे अंदाज़ा हो जाए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, ये हो रहा है, और वो उस सिलसिले में तवज्जो करे और मुआलिज से रजू करे। हाजमे की ख़राबी का होना, कोई चीज़ हज़म ना होना, चलते हुए बोझ महसूस करना, चलने में रुकावट पैदा करना, ये वो स्टेजेस हैं जिस वक्त बंदे को वन मस्ट बी अलर्ट कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। तो उसी वक्त अगर इलाज शुरू कर दे तो ये स्टेजेस नहीं आती। अब अगर ये स्टेज आ भी गई है तो देखें, अगर उसमें हम अपनी खुराक में एहतियात कर लेते हैं, अगर पता चल जाए इंसान को कि उसका ट्राइग्लाइसराइड, देखें लिपिड प्रोफाइल बंदा कराता है। ठीक हो गया सर। इस ये क्वेश्चन मैं आपके साथ एक और बात आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उसके साथ अटैच करके जवाब दीजिएगा। उम्मीद है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स इस बात को माइंड नहीं करेंगे। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और ट्रीटमेंट नहीं होता सर, वो एक लॉन्ग टर्म आपको दवाइयाँ दे देते हैं और कहते हैं जी कि ये आपका लाइफस्टाइल चेंज है, इससे आपकी ये आपकी दवाई नहीं छूटेगी। यानी कि आप अगर उसके पास कोलेस्ट्रॉल के लिए आप उनके पास चले गए हैं तो वो आपको मुसलसल एक दवाई पे डाल देंगे 5 mg 10 mg, उससे क्या होगा, आपका शुगर हाई होना शुरू हो जाएगा। मतलब एक दवाई दूसरे को इंक्रीज़ करना शुरू कर देगी और उसे हम नाम दे रहे हैं लाइफस्टाइल चेंज का। तो ये क्या चीज़ है? अब ये इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखें, उसमें मैं एक्चुअली मेरा मकसद तनकीद करना नहीं है, ना किसी की दिल आज़ारी करना है। अपने अपने सिस्टम्स हैं। एलोपैथी में जब भी बंदा कोई जाता है कोलेस्ट्रॉल हाई की शिकायत लेके, उसे स्टैटिन इस्तेमाल कराया जाता है। बिल्कुल 5 mg 10 mg 20 mg पे, जैसी भी कंडीशन हो, 40 पे भी आप ऊपर भी चले जाते हैं, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग है। आप यू हैव टू यूज़ इट फॉर द होल लाइफ। आप उसका जैसे ही स्टॉप करेंगे तो चंद दिनों में आपका कोलेस्ट्रॉल उसी लेवल पे आ जाएगा जिस पे आपने शुरू किया था तो कंट्रोल हुआ था। वो उसने जिगर को ठीक तो ना किया ना। जिगर, देखें, जिगर पे उल्टा प्रेशर बोझ पड़ता है। स्टैटिन का आप पढ़े ना, जो उनके पर पेपर पड़ा होता है उसके अंदर के इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। और सबसे पहला उसमें आपका डायबिटीज़ है, शुगर लेवल आपका इंक्रीज करेगा जी। लेकिन ये है कि उसमें देखें, अल्लाह ताला ने ग़िज़ा में बहुत सी चीज़ें डाली ऐसी रखी हुई हैं कि एक तो ये है कि आप उसी जगह पे स्टॉप कर लें। सपोज़ आपको उसको पता चला है जब आपकी ब्लड सप्लाई 30% है या 20% है, 15% है, तो उसी वक्त अगर आप शुरू कर देंगे अपनी डाइट का परहेज़, खुराक का परहेज़, तो उसी वक्त वो रुक जाएगा। रेड मीट है, शेल फिश है, ऑयल्स हैं, शुगर है, इनका इंटेक रिड्यूस करें अपनी डाइट में से। जैसे आप इनका इंटेक रिड्यूस करेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है। लहसुन है, गार्लिक, द बेस्ट, वो अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जिनका होम्योपैथिक अद्वियात भी हैं जिनका साथ साथ इस्तेमाल करें। और सबसे बढ़ के ये इसकी एक मेन वजह इनएक्टिव लाइफ भी होती है। ठीक है। इनएक्टिव लाइफ मीन्स के खाया पिया, अगर अल्लाह ताला ने आपको ज़्यादा नवाजा है, खा पी के चंद कदम भी जाने की ज़रूरत हो तो गाड़ी पे जाना, और वर्जिश नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी, अपने पाँव को इस्तेमाल नहीं करना। पाँव फिर ही गर्म होंगे ना, पाँव इस्तेमाल करेंगे तो। और सर को गर्म रखना। सर गर्म उसी सूरत होगा जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टुवर्ड्स हेड होगा, या जब आप टेंशन में होंगे, जब आप गुस्से में होंगे, जब आपके वर्कलोड सर पे ज़्यादा होगा, जब आपके हाथ में कैलकुलेटर होगा कि मैंने तो हमने अपनी ज़रूरियात देखें। मुझे याद है अपने बचपन का ज़माना कि फैमिली में एक बंदा कमाने वाला होता था और 8-8 10-10 15-15 लोगों की फैमिली होती थी, सारे इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारते थे।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक वक्त कम है, एक आखिरी सवाल की तरफ हम जाते हैं। कुछ खुराक का आप बता रहे थे, हम तो अक्सर सुनते हैं कि मुर्गन ग़िज़ाएँ और चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ ना खाएं। इसमें दूध और अंडे के बारे में थोड़ा सा तफसील से बताइएगा, और साथ में ये बताइएगा कि होम्योपैथिक की कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, इनका कितना ख़र्च आता है और कितना अरसा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। देखें जी, ये डाइट के हिसाब से तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि देखें, दूध, मक्खन, पनीर, ये सारे जो जितना भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। इसी तरीके से रेड मीट हो गया, शेल फिश हो गई, और ऑयल्स, शुगर, इनका इंटेक जो है ये भी ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स और ऐसी डाइट पे आना चाहिए जो कि अपना एनिमल्स से रिलेटेड ना हो। यानी ऐसी प्रोटीन, दालों में भी प्रोटीन्स पाई जाती है, वो भी इक्वली गुड है फॉर हेल्थ। इनको करना चाहिए। और नंबर 2, अपने निज़ाम को सही रखना चाहिए। देखें, वो किसी ज़माने में जब डालडा घी आया ना, तो लोगों ने देसी घी खाना छोड़ दिया, ये इससे तो हाजमा ख़राब होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये नहीं किया कि देसी घी खा के 4 किलोमीटर या 2 किलोमीटर चल लें, उसको डाइजेस्ट करने का तरीका नहीं सोचा। अब उसका नतीजा क्या हुआ? डालडा घी या उनसे कॉन्स्टिपेशन, उनसे और अमराज पैदा होने शुरू हो गए। ड्राइनेस, आजकल हर दूसरा मरीज ड्राइनेस, इंटेस्टाइन्स, कॉन्स्टिपेशन नतीजे में पाइल्स, मुख्तलिफ अमराज का शिकार है, हाजमे की खराबी, बेतहाशा लोग, और उसके बाद फिर लिवर पे इफेक्ट आता है। हम लोगों ने खुराक खानी छोड़ दी, एक्सरसाइज नहीं की। अगर 40 मिनट्स की वॉक जो है, ये हम अपनी रूटीन बना लें, और स्ट्रेस अवॉइड करने की कोशिश, अपनी ज़रूरियात को लिमिट करें, महदूद करें, और अपनी ईगो को हर्ट होने से बचाएं। बाज़ ऐसे जज्बात हैं जो आपके लीवर और यानी और हार्मोनल डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। मतलब जेलसी है, एक स्टडी हुई है, उसने बताया कि जी जेलसी इज़ द मेन काज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स। ओह ग्रेट। हसद नेगेटिव है ना, यानी आप अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। अपनी पॉजिटिव सोच, मुस्बत सोच पे बंदा रहे तो बहुत सी अमराज से बचा रहता है। वो जैसे कहते हैं कि हसद इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग को लकड़ी की मिसाल दी जाती है। देखें, मैं यकीन करें कि साइंस जो आज बता रही है, ये मज़हब ने बहुत पहले बताया हुआ है, 1400 साल पहले की जो चीज़ें हैं। सर, कंक्लूड करते हुए होम्योपैथिक मेडिसिन्स की तरफ आते हैं। कितना अरसा इस्तेमाल करनी है और ये कितनी एक्सपेंसिव होती है? देखें, अरसे के हर पेशेंट का डिपेंड करता है डिफरेंट, लेकिन होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं उनका इस्तेमाल रेगुलर और परमानेंट नहीं होता। ठीक है। वो उसकी पोटेंसीज होती हैं। मसलन किसी की मेडिसिन जो बनती है, वो अगर 30 पोटेंसी में देंगे 15 दिन, महीना, जो इफेक्ट करेगी उसको मज़ीद इन्हांस करने के लिए 200, फिर 1 फिर 10 फिर CM, और वो एक स्टेज पे आके क्योर करेगी, और उसके बाद किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। और होम्योपैथिक अद्वियात स्टमक, लिवर प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल को उसकी लिमिट में रखने के लिए बहुत, मसलन एलम स्टाइवा है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये उससे बनी है अपना लहसुन से। अच्छा, यानी टोटल नेचुरल। हाँ, लहसुन से बनी है। ये बेहतरीन काम करती है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, अपना हार्ट प्रॉब्लम्स को रोकने के। इस तरह क्लस्ट्रीनियम है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल भी बहुत मुफीद रहता है कोलेस्ट्रॉल्स को कंट्रोल करने में, इसको लिमिट में रखने के लिए। ब्लड प्रेशर में भी, हार्ट प्रॉब्लम्स में भी बड़ा अच्छा काम करती है। इसी तरीके से अपना ब्राइटा म्योर है, और पल्साटिला है, लाइकोपोडियम है, नेक्सोमिका है, यानी बहुत सी अद्वियात हैं। लेकिन ये सारी अद्वियात उस वक्त इस्तेमाल कराने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी इससे रिलेटेड है। सेट्रोफेंथस है,
ये बेहतरीन काम करती हैं इन देयर सिम्टम्स, यानी मरीज़ में अगर इनकी अलामत पाई जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी बेहतरीन कंट्रोल करती हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करती हैं। कैरेटिगस एक हमारी बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात है, इसको हार्ट टॉनिक भी कहा जाता है, और ये एथेरोस्क्लेरोसिस की सूरत में आर्टरीज में से डिपॉजिट्स को सॉल्व करने में भी मददगार है। ओके। और ये यानी वाइडली पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है क्रेटेगस। ठीक। इसी तरीके से एक अर्जुना है, अर्जुना की बूटी यहाँ पाकिस्तान में पाई जाती जड़ी बूटी, उससे दवाई बनती है, वो भी बेहतरीन काम करती है। ये सारी अद्वियात मैं सिर्फ ज़िमनन जिक्र किया, लेकिन मेरा मशवरा यही होगा कि किसी भी अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर साहब ने बताया कि लिपिड प्रोफाइल जिसमें कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड शामिल हैं, इनकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। सर ने बताया कि जो एक की पॉइंट है, कीप योर फीट वार्म एंड कीप योर हेड कूल। उसके अलावा जो एक की पॉइंट ये भी था कि कोई भी दवाई, कोई भी दवा है, उसको आप मुआलिज के मशवरे के बग़ैर इस्तेमाल ना करें और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एक्टिव करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी वॉक करें, और जो कुछ आप खाते हैं सब कुछ खाएं, मगर उसको पोर्शंस में खाएं, कम खाएं, थोड़ी सी भूख रख कर खाएं। और वॉक के लिए सबसे मुफीद फार्मूला ये है कि जितनी आपकी उम्र है, हर उम्र के 1 साल के साथ 2 मिनट की वॉक है। अगर आपकी उम्र 2 साल है तो 4 मिनट की वॉक, अगर 30 साल उम्र है तो 60 मिनट की वॉक। ये एक छोटा सा फार्मूला है, अगर इस पे आप अमल करेंगे तो यकीनन आप दिल के अमराज से, फॉलिज से, ब्लड प्रेशर से महफूज रहेंगे। सब लोगों के लिए बहुत सी दुआएं। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। और एक ख़ास बात कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम करेंगे वो होगा इनफर्टिलिटी पे, यानी औलाद जो है वो हर एक को बहुत अजीज़ होती है, मगर ये हम देखते हैं कि पहले ये मसला किसी एक में नज़र आता था, अब हम देखते हैं कि 10 में से 20 में से कोई एक जोड़ा ऐसा होता है जिसे ये प्रॉब्लम हम देखते हैं कि वो मौजूद है। तो हम डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि ऐसी सूरत में कौन से टेस्ट्स करवाए जाएं, मेल्स के कौन से टेस्ट्स होंगे, फीमेल के कौन से टेस्ट्स होंगे, और उसके अलावा कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे जिसकी वजह से हमें इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ पता चलेंगी, और सबसे आखिरी बात कि होम्योपैथिक क्या इलाज इसका तजवीज़ करता है। आज तक के लिए इतना ही। सुहेल ताज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।